नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। जैसा कि हम लगातार इस हफ्ते बात कर रहे हैं कई बड़ी थीम्स पर, हमने छोटे शेयरों पर बात की लगातार 3 दिन और छोटे शेयरों में एक अच्छा उछाल भी आते हुए देखा। मिड कैप शेयरों पर बात की, शुगर शेयरों पर बात की। शुगर शेयरों में आज का प्रदर्शन काफ़ी शानदार देखने के लिए मिला, काफ़ी कुछ उसको लेकर सवाल भी आए हैं। फर्टिलाइजर शेयर में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, हमने उस पर भी बात की थी। आज लेकिन हम एक स्पेशल थीम पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट थीम पर, जिसमें कि हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियों पर क्या भविष्य है और किस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। इस खास थीम का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विनीत बोलिंजकर सर, हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम वेंचुरा सिक्योरिटी, और साथ ही शरद मिश्रा सर फ्रॉम sharadmishra.com से। शरद सर, विनीत सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। Thank you, Vicky. Thanks for having me on the show. आप प्लेजर सर। विनीत सर, पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। सर, हमने देखा कि जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ है तो एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा फोकस अब सरकार करने की भी बात कर रही है, इंडिकेशन आ रहे हैं। और चूंकि कंटिन्यूशन में है गवर्नमेंट, तो जो भी बात इन्होंने पहले की थी जिन भी कंट्रीज़ के साथ, वो अब आगे बढ़ सकेंगी, आराम से बढ़ सकेंगी। सर, कैसे देखते हैं एक्सपोर्ट में जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इकोनॉमिक बायलेटरल एग्रीमेंट्स किए हैं 54 देशों के साथ। कैसे देख रहे हैं सर एफटीए की नीति को? नहीं, डेफिनेटली अच्छा है। एंड ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा अपना जो गवर्नमेंट का 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो अचीव करने की दिशा में है। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि हमारे यूई ईयू और यूके के साथ अभी तक हुए नहीं है। बिल्कुल। वो जब हो जाएंगे तभी हम अ, और चार चांद देखेंगे अपने एक्सपोर्ट्स में लगते हुए। बिल्कुल। एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो 54 देशों के साथ हमारे या तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या तो ज़ीरो ड्यूटी हो जाती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, या ड्यूटी रिडक्शन हो जाता है। एक जहाँ पर प्रेफरेंशियल स्टेटस मिल जाता है वहाँ पर ड्यूटी आपको कम मिलती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको छूट मिलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। साथ ही अगर हम देखें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूएई के साथ हाल ही में कुछ बायलेटरल एग्रीमेंट्स भी किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। यूरोप के साथ, जैसा विनीत सर भी बता रहे हैं कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्दी ही कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो तो उसका एक फ़ायदा मिले। साथ ही अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जहां पर कि हमने देखा कि एक्सपोर्ट का डेटा किस तरह से पैन आउट हो रहा है। तो अगर FY24 में देखें तो भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया, जिसमें कि $776.7 बिलियन का भारत से एक्सपोर्ट रहा। और उसमें भी अगर सेग्रीगेट कर कर देखें तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था वो करीब $437 बिलियन का था, और सर्विस एक्सपोर्ट करीब $339 बिलियन का था। तो सर्विस एक्सपोर्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात करेंगे, और मर्चेंडाइज पर भी करेंगे। जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं साथ ही सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों पर बात होगी। साथ ही डॉलर के मुकाबले जो रुपए की चाल रही है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड न्यूनतम स्तरों पर आ चुका है। ये एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात जनरली मानी जाती है कि जितना अगर रुपया कमजोर होगा उतना ही एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर वो $100 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले उनको अगर 82 रुपये मिल रहे थे, अब 83 रुपये मिलेंगे, तो यही उनका फायदा है। अगर हम 2024 में देखें तो करीब ½ % रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले, लेकिन पिछले 5 सालों में रुपया करीब 16% तक कमजोर हुआ है। विनीत सर, अगर मैं इन तीनों ट्रिगर्स की बात करूं, रुपये की कमजोरी, साथ ही एक्सपोर्ट ग्रोथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने देखा कि रेड सी क्राइसिस है, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा है, उसके बावजूद हम अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही हमारे एफटीएस भी साइन हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर आपकी फोकस लिस्ट में होंगे? नहीं, सॉफ्टवेयर और फार्मास्यूटिकल्स तो मेन स्टे है अलॉन्ग विद टेक्सटाइल्स। बट अभी हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की भी एक्सपोर्ट्स काफी तेज रफ्तार पकड़ेगी। आप देखो अभी एप्पल का ऑलरेडी $2 बिलियन का सेल हो चुका है। ओके। तो आने वाले वक्त में काफी अग्रेसिवली ग्रो करने की बात है। और कई ऐसे ब्रांड्स आएंगे जो इंडिया में बनाएंगे। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि चाइना एक्सोडस काफी तीव्रता पकड़ ली है, और उसका ऑप्शनेबल मार्केट सिर्फ एक है इंडिया में। तो हमें लगता है कि वो काफी अच्छा आने वाले 4 से 5 साल में आप देखोगे कि मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट गुड्स काफी जोर से बढ़ेंगे अलॉन्ग विद डिफेंस। जी बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ सेक्टर्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो जब एक्सपोर्ट की बात होती है तो 3 सेक्टर जरूर जहन में आते हैं। पहला होता है
कि आईटी सेक्टर जहां पर कि हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बड़ी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन करता है, और एक्सपोर्ट में भी जैसा कि हमने देखा कि करीब 339 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट के डेटा आते हैं। टेक्सटाइल हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का एरिया है। इन सभी तीनों सेक्टर्स पर बात होगी। शरद सर, मैं पहले आईटी सेक्टर से शुरू करता हूं। सर, इन्फोसिस, एचसीएल और टीसीएस, अगर मैं इनको बोलूं कि चार्ट पर कैसे दिख रहे हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, क्या लग रहा है सर? यहाँ पर अपना सवाल ये है कि जिस तरह का निफ्टी का मूव है, जिस तरह का सेक्टोरल मूव है निफ्टी के अंदर, निफ्टी 21,800 के सपोर्ट के साथ चल रहा है और लिक्विडिटी फ्लो कैपिटल गुड्स और दूसरे सेक्टर्स में बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फोसिस थोड़ा लगर्ड है। अगर आप यूएस के आईटी सेक्टर थोड़ा सा लगर्ड है। अगर आप यूएस में देखें तो जिस तरह का एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, इकोनॉमिक ट्रैक्शन बना हुआ है, रिसेशनरी प्रेशर नहीं है बट इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, उन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यूएस एंड यूरोप में कम होने की वजह से आईटी पर उसका प्रेशर देखने को मिला है। और चार्टिकली भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखती है। ये जरूर एक बार एंटिसिपेट किया गया था, अगर किसी तरह की प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आती है तो जरूर इन्फोसिस और टीसीएस, इसके बाद एम्फैसिस एंड परसिस्टेंट वगैरह थोड़े से मिड कैप्स में आपको एक अच्छी लिक्विडिटी फ्लो देखने को मिलेगा। अगर आप देखें इन्फोसिस को तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वीकली रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है, जोन है करीब 1550 के आसपास, तो वो 1550 का रेजिस्टेंस है। लास्ट वीक एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, जैसा मैं देख पा रहा हूँ करीब 8 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट वो सस्टेन नहीं कर रहा है जब तक ये जो 1570 के आसपास का जोन है इसको इन्फोसिस ब्रीच नहीं करता है, तब तक इसके अंदर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रह सकता है। इसको ब्रीच करने के बाद 1570-80 के जोन को ब्रीच करने के बाद हो सकता है जो उसका प्रीवियस हाई है 1700 उसके आसपास इन्फोसिस ज्यादा दिखाई दे। अब अगर आप टीसीएस को देखें तो एक नॉच बेटर है टीसीएस। यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट मिलने की तैयारी हो रही है। क्या जोन है वो है 3930, तो 3930 का एक जोन है जिसका ब्रेकआउट आएगा तो एक बार डिसेंट मूव ऊपर की तरफ 4220 के आसपास की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा। सबसे ज्यादा शॉर्ट उसी जोन पर 3930 3950 के जोन पर प्लेस्ड है। अगर आप देखें तो पिछले 10 एक वीक से वो जोन एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो देखिए अगर आप इन्फोसिस और टीसीएस को देखें तो ये वीक बहुत क्रुशियल है। कल फ्राइडे है और इसके बाद अगर आप देखें तो या अगर ये जोन टूटता है, कल एक बुलिश मूव रहता है और जोन टूटते हैं तब आप ऊपर की तरफ एक मूव आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। इस पूरे अगर आप देखें तो एचसीएल टेक कहीं ना कहीं बेस्ट प्लेस्ड है। एक अच्छा सपोर्ट इसने लिया है करीब 1240 के जोन से और 1470 का एक रेजिस्टेंस इस वीक में बन रहा है, बट मुझे लगता है ये टूटेगा। और ये अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा प्लेस्ड है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। 1670 तक के भाव ये जी जरूर अगर आईटी में एक पुल बैक आता है तो एचसीएल टेक इसके अंदर एक अच्छा प्लेयर होगा। एचसीएल टेक, एम्फैसिस और टेक महिंद्रा, उसमें से इन तीनों में एचसीएल टेक का सेटअप सबसे अच्छा बनता है। 1670 तक के भाव इसके अंदर खुल सकते हैं विवेक जी। बिल्कुल, तो तीनों ही सेक्टर पर टेक्निकली व्यू तो मिला लेकिन फंडामेंटली भी विनीत सर हमारे साथ हैं। विनीत सर, मैं 2014 में रुपी डॉलर का मूवमेंट देख रहा था, जून 2014 में। उस समय 59 और 60 के आसपास रुपया चलता था। जब हम 2019 में थे तो उस समय करीब 72 था और अभी 83 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हम हर 5 साल में एक अच्छा खासा रुपए में कमज़ोरी देख लेते हैं। और मैं अगर मोदी सरकार के एरा में देखूं तो अभी तक 40% रुपया कमज़ोर हो चुका है। सर, आईटी सेक्टर को सही में इसका बेनिफिट मिल पाया है या आईटी सेक्टर अपनी ग्रेजुअल जो ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जीतने में, इन टर्म्स ऑफ की जो प्राइसिंग को लेकर, कैसे देख रहे हैं सर दिग्गज आईटी जो हमने बात की, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल को? देखो, ये तीनों कंपनीज का मार्केट शेयर काफी सैचुरेटेड है यूएस मार्केट में, मतलब उनकी काफी अच्छी पकड़ है उन पे। और आप देखोगे कि जैसे न्यूअर टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है तो पुरानी टेक्नोलॉजीज आउटडेट होती है, तो उनका हो क्या रहा है कि ग्रोथ नहीं आ रही है। काम तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही क्योंकि पुरानी प्रोजेक्ट्स वो एक्सपायर हो रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि आगे जाके इन कैलेंडर ईयर 25 थोड़ा सिचुएशन चेंज हो सकता है
बिकॉज एआई रिलेटेड वर्क काफी इंडिया में आएगा, तो उससे काफी फायदा होगा। और अपने सब दिग्गज आईटी कंपनीज काफी वेल पोजीशनड है ये जो एआई बेस्ड जो ट्रेंड चलेगा उसका फायदा लेने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये साल में कुछ ज्यादा अच्छी चीजें होगी। हालांकि हम पहले काफी बेरिश थे, अगर लास्ट वीक भी बात करें तो काफी बेरिश थे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग बॉटम बन चुका है और यहाँ से स्टॉक्स आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, गिवन द फैक्ट दैट एम्प्लॉय कॉस्ट काफी नीचे आ रहा है और जो रिन्यूअल्स होती है ना, वो नए हायरिंग्स नहीं हो रही। तो सेम या मार्जिनल रेवेन्यू ग्रोथ पे कॉस्ट कंट्रोल काफी अच्छा रहे ना, तो आपके थोड़े बहुत मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं और आप देखोगे ये आने वाले क्वार्टर के बाद में सारे दिग्गज आईटी कंपनीज में आपको महसूस होगा। जी, तो आईटी सेक्टर पर तो व्यू मिल गया एक्सपोर्ट में, लेकिन अब बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर, जहां पर कि हम देखते हैं कि भारत को गोल्ड तो इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको फिर ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा करते हैं। विनीत सर, अगर मैं ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बारे में बात करूं तो उसमें वैसे तो टाइटन दिग्गज कंपनी है, लेकिन एक्सपोर्ट फ्रंट पर कितना बड़ा उनका मार्केट शेयर है उस पर बात करना चाहूँगा। साथ ही कल्याण ज्वेलर, उनके टॉप मैनेजमेंट से मैंने पहले भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी बात की है, उनका भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस ठीक है, लेकिन उनका दुबई वगैरह में और जो गल्फ रीजन है वहाँ पर काफ़ी कुछ बिजनेस है। साथ ही राजेश एक्सपोर्ट, इस कंपनी के साथ भी यही है कि ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्ट कंपनी है। तीनों पर आपका व्यू सर, या पूरे सेक्टर पर आपका व्यू क्या है? नहीं, देखिए इसको हम ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी और डायमंड मर्चेंट्स। बिल्कुल। एक डायमंड के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि अभी जो नेचुरल डायमंड से मार्केट काफी एग्रेसिवली आपके आर्टिफिशियल डायमंड्स की ओर बढ़ रहा है और वहां पे इंडिया की काफी अच्छी पकड़ है, लैब ग्रोन डायमंड जिसको बोलते हैं। तो वो आप देखेंगे कि जो स्मॉलर लिस्टेड कंपनीज है वो काफी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। जहां तक टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स का बात करें, ये दोनों जो प्लेयर्स है दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द इंडियन मार्केट्स। डोमेस्टिक प्ले इनका ज्यादा अच्छा है। आप देखोगे कि लगभग 5,30,000 करोड़ का अपना ज्वेलरी मार्केट है, ग्रोइंग एट अबाउट 8 to 10%। और इसमें आज की डेट में टाइटन के पास लगभग 8% मार्केट शेयर है और आने वाले 3 साल में वो 10% करने की देख रहे हैं, एंड दे वांट टू डबल देयर कस्टमर बेस along with premiumization and value addition and with margin growth। तो हमें लगता है कि टाइटन इज वेल पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। टाइटन हमें लगता है कि यहाँ से आपको एक 30% की रिटर्न दे सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 years। ओके। एंड इसमें टाइटन में अपार्ट फ्रॉम जेम्स एंड ज्वेलरी आप देखोगे कि इनकी जो आई केयर और बाकी के बिजनेसेस है, वो जो साड़ीज में उन्होंने एंट्री की है, ये दोनों भी काफी रफ्तार पकड़ेंगे, ये भी 20-25% से ग्रो करेंगे बिजनेसेस। तो टाइटन एक आप खरीद सकते हो अगर आपका टेन्योर है 2 to 3 साल होल्ड करने के लिए। कल्याण पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इसकी जो प्राइस है ना थोड़ा बहुत अग्रेसिवली मूव कर चुकी है। इसके रिटर्न रेशियोज आर नॉट कंपेरेबल टू दैट ऑफ टाइटन और हेंस मेरे हिसाब में इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है और ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करना चाहिए। जी शरद सर, ये फंडामेंटल व्यू पर बात हुई, लेकिन टेक्निकल व्यू भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इन्वेस्टमेंट की जगह ट्रेड करना चाहते हैं या एक पोजीशनल कॉल के तौर पर देखना चाहते हैं, आपने तीनों ही काउंटर सुन लिए। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं सर, टाइटन, कल्याण ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट, इन तीनों पर आपका कुछ टेक्निकल व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म सर? जैसा सर ने डिस्कस किया बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं आप देखें चार्ट में वही सारी डिपिक्ट हो रही है। डायरेक्टली एक बहुत सारा ग्रोथ है, लेकिन अगर आप देखें तो मार्जिन्स पे और इंटेंसिटी की वजह से, गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से मार्जिन्स पे कहने की प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये क्वार्टर में
आप देखें पिछले दो एक वीक ने स्टॉक ने एक बेस बना लिया है टाइटन ने, क्योंकि जब कभी फंडामेंटल डिस्काउंट हो जाते हैं तो प्राइसेस के अंदर कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वो टाइटन के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए 3100 का बेस बन गया है। और अब अगर आप देखें तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इस वीक में स्टॉक सेटल होने की कोशिश कर रहा है। बेस कहां पर है? बेस इसका देखिए विवेक जी, अभी करीब करीब 3400 रुपए के आसपास का डिसेंट बेस बन गया। बिल्कुल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है जो उसका हाई है 3880 3880, वो बिल्कुल एक क्वार्टर दें, एक डेढ़ क्वार्टर, एक से दो क्वार्टर दें साहब, बिल्कुल 3880 तक के भाव आपको इसमें मिलेंगे। तो टाइटन के अंदर जरूर पोजीशन बनानी चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स में डिसेंट मूव आ चुका है, देखिए बहुत अच्छा मूव आया है। अभी भी बेस बना हुआ है। बेस का जोन करीब करीब 340 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है इमीडिएट इसके अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। 340 का बेस, अगर कोई करेक्शन होता है और आपको नीचे मिलता है, अभी 398 का भाव है, अगर आपको 360-65 के पास मिले तो खरीदें। 340 का स्टॉप लॉस रखें। दोबारा जो अप ट्रेंड बनेगा वो 450 रुपए तक आएगा। बट अगर मैं कल्याण और टाइटन को देखूं तो कहीं ना कहीं टाइटन बेटर पॉइज्ड है। अगर राजेश एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो बिल्कुल विवेक जी इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अभी भी। मुझे लगता है जिस तरह का नेगेटिव कोरिलेशन है इंडेक्स के साथ, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स में वो चीज डिस्काउंट हो रही होगी, तो मुझे लगता है बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए। तो टाइटन एंड कल्याण और राजेश में से राजेश अवॉइड है। कल्याण एंड टाइटन में से मुझे लगता है टाइटन के अंदर एक पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है। बिल्कुल, तो सिमिलर व्यू, यानी कि टाइटन में नंबर 1 रैंक जैसे कि कंपनी भी है नंबर 1, दूसरे नंबर पर कल्याण ज्वेलर। तो इन दोनों पर ही पॉजिटिव व्यू, लेकिन कल्याण ज्वेलर पर एक डिसेंट करेक्शन के बाद ही आप थोड़ा सा इसको ऐड कर सकते हैं। सर, तीसरी थीम की तरफ चलते हैं। एक्सपोर्ट में ही टेक्सटाइल को भी एक बड़ा एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलता है जब भी भारत की कहीं भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होती है। चूँकि इम्पॉर्टेंट, विनीत सर ने इनिशियली बता दिया था कि यूरोपियन यूनियन से हमारी बात चल रही है, और अगर ये इस सरकार के दौर में, क्योंकि इसमें काफ़ी साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यूरोप से अगर बातचीत पूरी हो जाती है और एफटीए साइन हो जाते हैं तो शायद एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है विनीत सर टेक्सटाइल कंपनियों को। नहीं, ज्यादा होप नहीं है यूरोप से होने के लिए, क्योंकि 18 महीने के ऊपर हुए, कोई साइन नहीं हुए दोनों। और जब ओके। भी मीटिंग्स होती है तभी कोई जियोपॉलिटिकल आउटकम आता है नेगेटिव, जिसकी वजह से पोस्टपोन होता रहता है। तो मुझे लगता है कि उधर की लॉबीज नहीं करना चाहती इंडिया के साथ, इसलिए वो ऐसे लटका हुआ है। पर हमें लगता है कि यूएस मार्केट में काफी स्कोप है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना एक्सोडस पॉलिसी है, तो उसमें मेरे को लगता है कि वेलस्पन इंडिया और बाकी की जो होम टेक्सटाइल कंपनीज है वो काफी वेल प्लेस्ड है, वो मार्केट को केटर करने के लिए। तो वेलस्पन इंडिया के अलग भी बिजनेसेस है, वो टाइल्स भी बनाते हैं, फ्लोरिंग सोल्यूशंस बनाते हैं, बिल्कुल। वॉल टू वॉल कारपेट भी करते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं यूएस मार्केट्स में। और वेल्सपन आप अगर ये रेट पे खरीदते हो तो आपको एक 210 220 का टारगेट आने वाले 18 महीने में दिख सकता है। सर, अरविंद लिमिटेड और सेंचुरी टेक्सटाइल पर आपका व्यू? तो देखिए, अरविंद मिल्स भी इक्वल बेनिफिशियरी है, बट इन्हें ये ज्यादा करके डोमेस्टिक प्ले, इनका सिर्फ डेनिम जाता है, और डेनिम बहुत ही कमोडिटाइज्ड है, उसके वैल्यूज आगे पीछे होते रहते हैं। तो हम इतना उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखेंगे। इट इज डेफिनेटली अ गुड बाय फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टोरी, बट इट्स नॉट अ एक्सपोर्ट ओके। लेड स्टोरी एज सच। और तीसरा स्टॉक जो आप बात कर रहे थे वो था आपका सेंचुरी सेंचुरी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल्स। देखिए, सेंचुरी टेक्सटाइल्स का मॉडल कंप्लीटली चेंज हो रहा है। दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन। हालांकि इनके थोड़ा सा पेपर, थोड़ा बहुत शिपिंग एंड इनको रेडीमेड गारमेंट्स में भी इनका है एक्सपोजर। पर ये ना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अभी कर रहे हैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस पे, और वो बहुत धुआंधार चल रहा है। तो हम ये हमें डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि आप सेंचुरी टेक्सटाइल्स, वेल्सपन और अरविंद तीनों स्टॉक ले सकते हो। इसमें क्लियर कट बेनिफिशियरी सेंचुरी टेक्सटाइल्स है, फॉलोड बाय वेल्सपन, फॉलोड बाय अरविंद। बिल्कुल, तो सेंचुरी फॉलोड बाय वेल्सपन एंड देन थर्ड अरविंद लिमिटेड। सर, शरद सर, आपकी लिस्ट में किस तरह से जाएंगे ये, या जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, मतलब ऑन द पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? आपसे बात आपका डिस्कशन हो रहा तो एक बार स्टॉक का साथ साथ इसके अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने अपने को भी देखा है, सचिन को भी देखा है और वेल्सपन को भी देखा है।
देखिए अर्पित ने तो अगर आप देखें तो पिछले एक साल में मैं देख पा रहा हूँ 300% का अच्छा को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली फंडामेंटल्स में भी है, 27% का वाई EBITDA ग्रोथ है, मार्जिन इंप्रूवमेंट है, तो वो सारी चीजें देखिए डिस्काउंट हो रही है मुझे, लेकिन अभी भी लगता है इसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रैक्शन ऊपर की तरफ बना हुआ है विवेक जी। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर एक बार ऊपर की तरफ ट्रैक्शन बनेगा, बट अभी एंट्री बनती नहीं है। अब एंट्री कहाँ बनेगी, बेस बहुत नीचे आ गया है एक्चुअली, 260 रुपए के आसपास विवेक जी इसका बेस है। और कोई गिरावट में इसको खरीदा जा सकता है, अदरवाइज स्टॉप लॉसेस के चांसेस है। जो बना हुआ है वो जरूर बना रह सकता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड को जो शुरू हुआ है 260 240 रुपए के आसपास करीब मार्च में, अगर मैं उसको मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो करीब 500 रुपए के टारगेट विवेक जी आते हैं, 2 क्वार्टर लगेगा। तो नई एंट्री नहीं बनती है। नई एंट्री कहाँ बनेगी, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो 320 रुपए, 320 से 325 रुपए के आसपास एक बाय का लेवल रखें। गिरता है तो आप खरीदें। स्टॉप लॉस आपका फिर डीप है, 260 रुपए के आसपास है, वहां बनाए। बिल्कुल देखिए इस तरह के वाइल्ड स्विंग्स आ सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा मूव आया है। तो तब आप इस लेवल पे बनाए, 320 पर बनाए, 260 और 500 रुपए के टारगेट के लिए जाएं। ये बनता है इसके अंदर भी। अगर कोई गिरावट आती है, बिल्कुल देखिए निफ्टी में जिस तरह का पॉइज्ड है, 88% के 85% के आसपास शॉर्ट लॉन्ग पहुंच गए हैं इंडेक्स में। एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इस तरह के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नाउ अगर आप सेंचुरी को देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है। देखिए जो इसका जो बिरला स्टेट का रेवेन्यू है, मैं वो देख रहा था, तो बेहतरीन Q4 रेवेन्यू फाइनेंशियल 24 के आए हैं। अगर अब EBITDA मार्जिन 30% के लगभग क्लॉक हुआ है, जैसा मंजी ने बोला, बिल्कुल वो चीज डिस्काउंट हो रही है प्राइस के अंदर, और एक बड़ा मूव इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन विवेक जी फिर यहाँ पर कोई एंट्री बनती नहीं है। आप देखें बेस काफी नीचे है, 1700 के आसपास का इसका बेस है। तो मैं दर्शकों को आपके बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए एकदम कूद करके ना खरीदें किसी भी स्टॉक को। एक बार कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई तो अपन में से आप स्टॉक आउट हो जाएंगे और स्टॉक अपनी ट्रेजेक्टरी में चलता रहेगा। ऊपर की तरफ टारगेट काफी इसमें खुले हुए हैं, तो 2500 रुपए का टारगेट इसमें विवेक जी दिखता है। नाउ तीसरा है वेल्सपन। तो वेल्सपन को अभी मैं अवॉइड के सलाह दूंगा क्योंकि अभी इसके पास करीब 145 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, सप्लाई जोन है। जब तक और मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस है वहां पर, जब तक उस जोन को ना तोड़े इसमें पोजीशन मत बनाइए। उसके ऊपर टूटेगा तो जरूर ऊपर तरफ चलना शुरू करेगा। नाउ अगर हम कंपेयर करें अरविंद को और सेंचुरी को और वेल्सपन को, तो मुझे लगता है बेस्ट चॉइस सेंचुरी है विवेक जी यहाँ पर। मुझे लगता है इसके अंदर सबसे खुला मूव बनता है, वो करीब 2500 रुपए के आसपास का एक मूव बनता है। अगर कोई एंट्री करना चाहे तो थोड़ा सा देखिए स्टॉप लॉस डीप हो जाता है, सम अराउंड 1700 के आसपास, बट स्टैगर्ड बाइंग करेगा 1700 के पास स्टॉप लॉस रख करके तो 2500 तक का एक मूव बनेगा। तो इन तीनों में से सेंचुरी टेक्सटाइल की तरफ मैं ज्यादा ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिल्कुल, तो हमारे दोनों ही मेहमानों ने सेंचुरी टेक्सटाइल को नंबर 1 लिस्ट पर रखा, ये बहुत अच्छी बात है। और विनीत सर ने वेलस्पन इंडिया को भी 210 से 220 की तरफ की टारगेट्स दिए। साथ ही अगर हम बात करें अरविंद लिमिटेड पर तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा चला हुआ शेयर है, इसलिए शरद सर भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़े से जो करेक्शन है वो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शरद सर, विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। आप प्लेजर सर। तो ये थे एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कुछ काउंटर और सेक्टर जिन पर हमने बात की। और चूंकि अब पूरा मार्केट नई नई थीम्स पर ही जा रहा है, और जो थीम्स पिछले कुछ समय से इलेक्शन से पहले से थोड़ी सी शांत चल रही थी, जहां पर कि ट्रैक्शन थोड़ा शांत हो गया था, अब चूंकि नई सरकार बनी है, मंत्री अब शपथ लेने के बाद ज़्यादातर अब अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे और उन कामों में जो आउटकम निकल कर आएंगे वो कुछ थीम्स पर वर्क करेंगे, जैसा कि हमने शुगर में भी देखा और अब एक्सपोर्ट पर भी बात की है। तो एक्सपोर्ट सेक्टर में भी उम्मीदें काफ़ी तेज़ हो गई हैं, खासतौर से बजट से पहले। क्या कुछ निकलता है बजट में उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन जो हमारी मेहमानों से बात हुई उसमें कुछ एक सेक्टर और शेयर्स पर जरूर हमें पॉजिटिव आउटलुक मिलता हुआ नजर आया। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।